हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्कर कैपिटल। आज हम हैं रिकॉर्डिंग वॉरेन बफेट के तीसरे एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हर एपिसोड में हम वॉरेन बफेट के एक शेयर होल्डर्स को दिए हुए लेटर को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज बारी है 1959 के क्लासिक लेटर। हमेशा की तरह स्टार्ट में वॉरेन बफेट ने अपने जनरल मार्केट का एक इंट्रोडक्शन किया अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। तो 1959 के बारे में उन्होंने बताया कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो था, जो कि हम आज के सेंसेक्स निफ्टी से कंपेयर कर सकते हैं, एक यूएस का इंडेक्स होता है, वो उस साल करीब करीब 16-16.5% बस। और इसमें डिविडेंड की इनका अगर हम जोड़ दें तो ये करीब करीब 19 से 20% की ग्रोथ देता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि निफ्टी ग्रीन था पर लोगों के पोर्टफोलियो डाउन, और उसके लिए उन्होंने काफी सारे मीम्स बनाए। एक ऐसी बाइक चलाते हुए पर्सन का जिसमें सिर्फ एक टायर, और उसके अंदर मतलब ये एक कॉमेडी बन रही थी कि निफ्टी भाग रहा है बिना किसी स्टॉप के भागते हुए। सेम चीज ऐसा लगा कि 1959 में भी हुई थी, जब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का रिटर्न तो इतना अच्छा था, पर जो बड़े फेमस वहां के म्यूचुअल फंड्स थे और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी, उनका रिटर्न काफी डाउन था। वॉरेन बफेट ने दो एग्जांपल दिए, एक था ट्राई कॉन्टिनेंटल का और दूसरा था मैसाचुसेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, जो कि वहां का सबसे बड़ा म्यूचुअल। ट्राई कॉन्टिनेंटल का रिटर्न 6% से भी कम था साल में, जबकि मैसाचुसेट्स का 9% के करीब था, जो कि 50% भी नहीं होता है डाउ जोन्स के रिटर्न। इसके बाद भी वॉरेन बफेट इन दोनों फंड्स को काफी अप्रिशिएट किए, क्योंकि उनका कहना था कि ये दोनों फंड्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट नॉइस की वजह से 2-4 दिनों के लिए अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं, भले ही उससे उनको कुछ शॉर्ट टर्म में रिटर्न कम भी क्यों ना हो। और सेम चीज बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में भी इम्प्लीमेंट, इसीलिए आपने कई जगह देखा होगा कि कुछ फंड्स एक आध साल में काफी खराब परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म हो सकता है कि वो 1 ईयर की ग्रेट रिटर्न वाले फंड से ज्यादा अच्छा निकले। बफेट्स का मानना था कि वो मार्केट नॉइस की वजह से कोई भी ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं उठाना चाहते थे, वो कम जोखिम लेना पसंद करते थे ताकि रिटर्न ज्यादा। बफेट की खुद की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी पार्टनरशिप का रिटर्न 1959 में 22% से 30% के अराउंड। जैसा आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल से सारी ही जो पार्टनरशिप थी वो अच्छा परफॉर्म की, ऑन एवरेज इनका रिटर्न 25%। एक और चीज जो हमें ध्यान में देने लायक है कि इस ईयर में आते आते 3 साल उनकी पार्टनरशिप्स को हो गए थे, और 3 से 4 साल में सब करीब करीब बराबर का रिटर्न देने लगे। अगर आप पहला एपिसोड देखेंगे तो वहां हमने पाया था कि कुछ पार्टनरशिप 5-6% रिटर्न दे रही थी, जबकि एक पार्टनरशिप 20 के करीब परसेंट रिटर्न दी, जो शॉर्ट टर्म में काफी हमें दिखाई दिया। बट लॉन्ग टर्म आते आते ये सारी पार्टनरशिप्स लगभग लगभग बराबर का परफॉर्मेंस देंगे। अब बात करें कोर अप्रोच की, जो 1959 में वॉरेन बफेट ने यूज की, तो यहाँ उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर से वो एक पोजीशन बना रहे थे एक स्पेशल कंपनी के अंदर, जो उनके हिसाब से वो 25% जनरली इस तरह की अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाते थे, बट यहाँ उन्होंने उसमें 35% का हिस्सेदारी ली थी, और उस कंपनी उस शेयर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। ये कंपनी बेसिकली एक पर्टिकुलर कोई कंपनी नहीं बल्कि एक होल्डिंग का ट्रस्ट था। होल्डिंग ट्रस्ट मतलब कि इस कंपनी के अंदर कई सारी कंपनियों में निवेश, जैसे आप अभी के कुछ शेयर्स देख सकते हैं, जैसे नौकरी.com जो जोमेटो में भी ऑनरशिप रखती है, और भी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की कंपनियों में ऑनरशिप रखती है, और इसी ये नौकरी के शेयर बढ़ते हैं। आप कई बार सोचेंगे कि नौकरी.com ऐसा क्या प्रॉफिट कमा रही है उसके शेयर बढ़ रहे हैं, बट उसमें नौकरी का प्राइस नहीं, बल्कि जितने उनके एक्विजिशन से या जहाँ उनकी पोजिशन से उस शेयर्स की ग्रोथ की वजह से नौकरी का शेयर बढ़ता है। सही चीज अभी हमने एनसेट इन्वेस्टमेंट के केस में देखी कि 3.5 का शेयर 3 लाख रुपए तक चला हुआ, 2.5 लाख, और उसके बाद अभी ये 3 लाख के करीब ट्रेड। इसका मेन रीजन था कि एनसेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी पोजीशन रखता है एशियन पेंट्स के शेयर, और उसकी वजह से इसकी इतनी पोजीशन बनी हुई थी। इसकी जो बुक वैल्यू थी एशियन पेंट्स के शेयर के होने की वजह से वो 5 लाख रुपए पर शेयर की करीब थी, जबकि शेयर की प्राइस 3 रुपए की थी, तो वो बढ़ के ऑब्वियसली 2-3 लाख रुपए होना वाजिब। और सेम चीज यहाँ पे भी वॉरेन बफेट ने आइडेंटिफाई किया
ऐसी होल्डिंग कंपनी आइडेंटिफाई की, ऐसा ट्रस्ट आइडेंटिफाई किया जिसमें 35 से 40 बहुत अच्छी कंपनियों की पोजीशन। और अगर अब वॉरेन बफेट उन 35-40 कंपनियों के अंदर पैसा उठाते तो उनको जितना पैसा देना पड़ता उस पोजीशन को पाने में, उससे काफी डिस्काउंट में उन्हें वो पोजीशंस इस होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर पैसा लगाने में। इसलिए यहाँ पर उन्होंने 35% तक का पैसा लगाया। इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने 35% पैसा एक शेयर की बजाय एक तरह के म्यूचुअल फंड। सो कंक्लूजन में हमें यहाँ पर दो बातें सीखनी को। पहली बात तो ये कि हमारे क्या कई बड़े-बड़े फंड्स भी शॉर्ट टर्म यानी 1-2 साल के अंदर बहुत पुअर रिटर्न दे सकते हैं ओवरऑल जनरल मार्केट से, अगर हमारा विजन लॉन्ग टर्म की हाई ग्रोथ को देखते हुए। दूसरी जो बड़ी बात है, ऐसे शेयर आइडेंटिफाई करने के लिए वॉरेन बफेट ने हमें गाइड किया है जहां पे एसेट वैल्यू कंपनी की मार्केट कैप से ज्यादा है। इस तरह की कंपनी को ढूंढने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्टली इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए। अगर प्राइस टू बुक आपको बहुत कम लगती है, समझिए कि शेयर अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर उसमें इस तरह की किसी बड़ी कंपनी की होल्डिंग्स है, हर प्राइस टू बुक कम वाला शेयर अच्छा हो ये जरूरी। दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि प्राइस टू बुक हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन जो कंपनी जो स्टॉक की होल्डिंग ने ले रखी है, अपने पोजीशन खा ले रखी है, वो कंपनी में बहुत हाई ग्रोथ और वो अभी अंडर वैल्यू दिख नहीं रही है बट फ्यूचर में हो जाएगी। तो उस पोजीशन के हिसाब से भी आप एक होल्डिंग कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और हमें कमेंट में बताएं अगर हम इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस तरह के एपिसोड और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मिस ना। थैंक यू वेरी मच।